पटना में एक बार फिर शुरू हुई पोस्टरबाजी। आरजेडी ने लगाए पोस्टर से नीतीश कुमार की कुर्सी को काटते नजर आ रहे बीजेपी नेता। हजारीबाग में मनाई गई कृष्ण वल्लभ भाई शाही की 123वीं जयंती। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया गया याद, उनके जीवन पर डाला गया प्रकाश। मधुबनी के NH 57 बनाजी का जंजाल, एक साल में दर्जन भर से अधिक लोगों की गई जान। पुल के पास हुआ हादसा। और सहरसा पुलिस ने सेक्स रैकेट महिला का किया पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। प्रलोभन देकर महिलाओं से कराया जाता था गलत काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बिहार झारखंड की खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। साल 2019 की शुरुआत बिहार में पोस्टर वार से हुई थी और आज साल का अंतिम दिन है। आज साल की विदाई को पोस्टर वार के जरिए हो रही है और पटना में आरजेडी के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी के इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और कुर्सी के पाए को बीजेपी नेताओं द्वारा काटते दिखाया गया है। क्या कुछ है इस पोस्टर में, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। चलिए आपको दिखाते हैं। में फॉग चल रहा हो लेकिन बिहार के राजनीति में स्मॉग चल रहा है। जी हां, बिल्कुल। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायकों के टूट के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। बिहार में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में भी बीजेपी के खिलाफ जेडीयू ने भी नाराजगी जाहिर कर दी है। उसके बाद विपक्ष भी छुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा है। राजद कार्यालय के सामने ठीक एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए एनडीए में जो चल रहा है उसको राजद के नेताओं ने पोस्टर के जरिए कार्टून के माध्यम से दर्शाया है। आप देखिए, पोस्टर में बीच में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं कुर्सी पर। उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो रविशंकर प्रसाद, उनके तरफ से आवाज निकल रही है, हम लोग को भी बिहार में आत्मनिर्भर बनने दीजिए, सब दिन आप ही रहिएगा। नीतीश कुमार के मुंह से आवाज आ रही है, हेल्प मी। फिर दूसरे तरफ आप देखेंगे सुशील मोदी की कार्टून बनी हुई है, इस पे लिखा हुआ है, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। फिर अगर आप पोस्टर के नीचे आएंगे तो एक तरफ आप देखेंगे जेपी नड्डा नीतीश कुमार के एक कुर्सी को आड़ी से काट रहे हैं। इस पे लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तो झांकी था, ये कुर्सियां तो अभी बाकी था, काटो जोड़ लगा के। दूसरी तरफ का कुर्सी जो है अमित शाह काट रहे हैं और नीचे आप तस्वीरों में देखिए किस तरह नित्यानंद राय जो है वो कह रहे हैं, ऐसा काटिए कि कुर्सी पर बैठने के लायक न रहे। इस सभी दृश्यों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उंगली से इशारा करते हैं और कहते हैं गुड जॉब। यानी कि राजद के जितने भी नेता हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी के नेताओं ने घेर रखा है और लगातार उनके कुर्सी को काटने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार के राजनीति में इस पोस्टर का जवाब जेडीयू के नेता किस तरह से देते हैं। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। और झारखंड पुलिस ने नए साल में पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। नए साल में 1 जनवरी से झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में सभी जिले के एसएसपी, एसपी को जल्द पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है। 1 जनवरी से राज्य से सभी थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। डीजीपी एमवी राव ने मीडिया से शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। वहीं झारखंड के डीजीपी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से झारखंड में भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ पॉलिटिशियंस और जेल में बंद अपराधी भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि डीजीपी के अनुसार हाल के दिनों में जिस तरह से झारखंड पुलिस ने कार्रवाई की है, यदि वो देखकर भी ये अपराधी और उग्रवादी संगठन नहीं चेते तो उनका हाल बुरा हो जाएगा। और डीजीपी ने धमकी भरे लिहाजे में अगजनी करने वाले गिरोह को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ये सोच रहे हैं कि उनके पीछे खड़े सफेदपोश उन्हें बचा लेंगे तो वो गलतफहमी में है। गौरतलब है कि 1 सप्ताह के अंदर ही झारखंड पुलिस ने 15 लाख के इनामी उग्रवादी कमांडर जीतन गुड़िया और 2 लाख के इनामी पुनई को एनकाउंटर में मार गिराया है।
वहीं पुलिस महानिदेशक के अनुसार झारखंड पुलिस की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा गया कि साल 2020 में झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई की है। इसमें कई इनामी नक्सली मारे गए तो कुछ पुलिस इलाके के पीछे भी भेजे गए हैं। वहीं कई ने पुलिस के आगे हथियार डाल दिए, लेकिन इन सबके बीच झारखंड के तमाम उग्रवादी संगठन अपराधियों से मिलकर लेवी वसूली करने का काम कर रहे हैं और आगजनी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब झारखंड के डीजीपी ने ऐसे गिरोह को नेस्तनाबूद करने की तैयारी शुरू कर दी है। समाज सुरक्षित है नहीं है, कब क्या हुआ ये आज लोग जन्म नहीं लिया है, ये समाज पहले भी था, सब लोग सब कुछ देख रहा है। लेट पीपुल डिसाइड, यू डिसाइड, वी हैव डन व्हाट वी कुड डू। आने वाला दिनों में और बेहतर काम होगी। बहुत सारे चीज, सम थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट अनसेड, दैट एवरीबॉडी इंट्रोस्पेक्ट कि कब क्या हो। और झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 साल के कामकाज का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान डीजीपी ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, नक्सली हमले समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। डीजीपी ने बढ़ते अपराध को अशिक्षा की कमी का हवाला देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने कई सारी चीजें रखी हैं और काम का ब्यौरा रखा है। इस दौरान डीजीपी ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, नक्सली हमले समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की और मीडिया के सामने रखा। वहीं डीजीपी एमवी राव ने अपराध के पीछे अशिक्षा की कमी को बताया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि आखिर डीजीपी एमवी राव ने क्या कुछ कहा है इस दौरान। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई।
खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है, ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे उसी खबर की ओर जहां मीडिया से बातचीत की है डीजीपी एमवी राव ने, और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर तरह तरह का अफवाहें थी और उसमें कुछ जगहों पर छोटे मोटे हिंसात्मक झगड़े भी होने लगा, तो इससे निपटना लगा। जो प्रवासी मजदूर भाई जब लौटने लगे तो शुरुआती दिनों में उनके अपने गांव के लोग ही गांव में प्रवेश करने से रोकने लगे, तो वहां पर फिर कुछ टेंशन के वातावरण बनता था और वहां पर तुरंत कार्रवाई करना पड़ता। इस सारे स्थितियों से हम लोग काफी कठिन परिश्रम से कम असुविधा जनता को असुविधा के साथ हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करा पाए। साथ साथ राज्य सरकार द्वारा दी गई एनकरेजमेंट और मटेरियल की यूज करके जितना हम लोगों का ताने हैं, वहां पर एक सामुदायिक रसोईया चला के करीब 40 लाख भोजन हम लोग ये कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए। और इस तरह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन को जनता के साथ एक अच्छा संबंध बनाना, पुलिस का एक नया इमेज बनाने में हम लोग कुछ हद तक सफल रहा। और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध, खास करके महिलाएं और नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं काफी बड़ी चैलेंज बने रहा और इस पर भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हुए ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जिलावार इश्यू किए थे और पुलिस कार्यप्रणाली में इनका महिलाओं का सुरक्षा के लिए, नाबालिग बच्चों का सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कुछ व्यवस्था की है, जैसा कि मार्केट प्लेसेस में, पार्क्स में, दर्शनीय स्थलों में पुलिस का उपस्थिति बढ़ाना और जो वल्नरेबल एरियाज में पेट्रोलिंग बढ़ाना, गांवों में गांव के बुजुर्गों के साथ, अभिभावकों के साथ मिलकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना, स्कूल्स में ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन चलाना। और इसका एनालिसिस से भी हम लोग आप सबको उपलब्ध भी कराए पूर्व में कि शिक्षा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हम लोग देखे थे कि करीब 90% केसेस में भुक्तभोगी और अपराधी दोनों की शिक्षा का स्तर बहुत कम था, या तो अशिक्षित थे या नहीं तो मैट्रिक से नीचे पढ़ाई वाला था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अपराध में मैट्रिक एंड अबव का रफली 6 to 7% ही मामले में भुक्तभोगी अपराधी था। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ी कारण बनती है महिलाओं के विरुद्ध करने वाले अपराधों का। तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना और अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है और ये लगातार ये अभियान जारी रहेगा। मादक पदार्थों के बिक्री और अवैध रूप से शराब बना के बेचने वालों का विरुद्ध बहुत बड़े एक अभियान चलाए और अभी भी जारी है। ये अभियान आप देखे होंगे कि जनरली हम लोग 2 सप्ताह के लिए, 6 सप्ताह के लिए करते थे। उद्देश्य था कि इसके ओर पुलिस बलों का ध्यान केंद्रित करना और एक विशेष रूप से इस काम करने के लिए एक निपुणता जैसा स्किल्स डेवलप करना, किस तरह से करने से मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। और लेकिन उसका मतलब है नहीं कि 2 सप्ताह और 6 सप्ताह के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, वो नहीं है, वो लगातार जारी है। और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी हजारीबाग निवासी स्वर्गीय कृष्ण बल्लभ सहाय की 123वीं जयंती मनाई गई, जहां इस मौके पर उनके परिवारजनों द्वारा स्थानीय संत
कोलंबा कॉलेज अवस्थित केबी सहाय पार्क में अधिष्ठापित उनकी प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना एवं अनार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग के प्रतिबद्ध जन शामिल हुए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए याद किया। मौके पर विशेष रूप से हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल भी शामिल हुए और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर विधायक जायसवाल ने कहा कि कृष्ण वल्लभ सहाय एक कठोर प्रशंसक और निर्भीक जनसेवक और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रख्यात रहते हैं। के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय जी के पोत्र हैं और श्रीकांत सहाय जी के बेटे हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को समस्त सहाय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप लोग के कारण ही आज दादा का नाम इस शहर और प्रदेश में जीवित है और हम और समस्त सहाय परिवार पूरी कोशिश करेंगे कि इस हजारीबाग शहर का तरक्की में हमारा समर्थन करें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड में लीलातरी पंचायत के पियाराम गांव के सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध किया गया और हेमंत सरकार से पक्की सड़क की मांग की गई। ग्रामीणों ने कहा कि यहां कोई भी नेटवर्क इंटरनेट काम नहीं करता है। रोड स्थित बरसात के मौसम में मुख्य सड़क से आने जाने में राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले पर पंचायत के मुखिया श्याम कुमार सोरेन ने बताया कि हमारे पियाराम गांव में काफी घना और आबादी क्षेत्र वाला गांव है और आजादी के 70 साल बाद भी आज तक यहां सड़क नहीं बन पाया है। आज तक पियाराम गांव आरयू से नहीं जुड़ पाया है और यहाँ आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। यहाँ की खासकर गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम लोग खाट में टांग करके आरयू रोड तक ले चलते हैं। इसके बाद दूसरी समस्या से है कि यहाँ कोई भी नेटवर्क या इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। इसलिए हेमंत सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि यहाँ का रोड और नेटवर्क समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। और जमशेदपुर प्रखंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जमशेदपुर प्रखंड के बीडीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि 10,500 कंबल का आवंटन दिया गया था, जिसमें भौतिक रूप से 6,600 कंबल मिले हैं। सभी 55 पंचायतों में कंबल वितरण कर दिया गया है, जिससे लोगों को ठंड से बचा जा सके। 10,500 कंबल का आवंटन दिया गया था, जिसमें भौतिक रूप से 6,600 कंबल प्राप्त हुआ, जिसमें से कि प्रत्येक पंचायत में 100 कंबल का वितरण किया गया। 5500 कंबल सभी पंचायत में पहुंच चुके हैं, उसका वितरण किया जा रहा है। कुछ कंबल को यहाँ सुरक्षित रखा गया है ताकि जरूरत पड़े तो उसका वितरण किया जा सके। और मैंने खुद सबर बस्ती में जाके सभी जगह पे सबर बस्ती में कंबल का वितरण जो भूमिहीन थे, असहाय थे, जिनको की ठंड से बचने के लिए मैंने वितरण किया है। और मुख्यमंत्री गंगा उद्भव परियोजना को लेकर घोसवरी प्रखंड और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 200 रिहायशी मकान ध्वस्त हो जाएगा।
अपने आशियानों को महफूज रखने की चिंता से ग्रसित लोगों ने पाइपलाइन का रूट डाइवर्ट करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि नेशनल हाईवे के किनारे पाइपलाइन बिछाने से घोसवरी में 200 परिवार बेघर हो जाएंगे। लिहाजा ग्रामीणों ने इस दिशा में सीधे सीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। कि सर मैं मोकामा घोसवरी गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम कुंदन कुमार पासवान हुआ और मेरे समस्त गांव वाले मेरे साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री पर्याय योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाया मेरे गांव में जा रहा है, उससे काफी हमारे गांव वाले को नुकसान हो जाएगा। घर गृहस्थी से बेघर हो जाएंगे। काफी तक जितने रास्ते में घर वगैरह बने हुए हैं वो टूट जाएंगे। अतः नीतीश कुमार जी से मेरी प्रार्थना है, साथ में मेरे गांव वालों को भी प्रार्थना है कि रूट जो अभी घोसवरी गांव से लिया जा रहा है उस पाइपलाइन को कृपया करके आप दूसरे कोई और लाइन से रास्ते से ले जाएं। और लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के अमरवाड़ी में अज्ञात कोयला लदे वाहन से चपेट में आने से सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं मामले में लातेहार विधायक बैजनाथ राम, डीटीओ संतोष कुमार, डीएमओ आनंद कुमार, एसडीपीओ अजीत कुमार के अथक प्रयास पर 24 घंटे बाद जाम खुला और पीड़ित परिवार को 4 लाख मुआवजा सहित आवास योजना का लाभ दिए जाने की बात पर सड़क जाम हटाया गया। मौके पर डीटीओ संतोष कुमार और डीएमओ आनंद कुमार ने सीसीएल अधिकारियों को कोयला ट्रांसपोर्टिंग करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। में बिजनेस कार्य हेतु उपयोग करना है। अगर एवं प्रॉपर डीएल टैक्स, प्रॉपर गाड़ी का टैक्स देना, फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि सभी नियमों का अनुपालन करना है। अगर ये नहीं करते हैं तो इस पर झारखंड मोटर व्हीकल अधिनियम 2001 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस संबंध में क्योंकि ये मामला संज्ञान में आया है, हम एक सीसीएल जीएम को इस संबंध में पत्र लिखेंगे। और गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाखपुर गांव में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात अपराधियों ने मुखिया के घर से ऊपर गोलीबारी और बमबाजी कर दी, जहां इस घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुचायकोट प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत के मुखिया शैलेश ओझा के घर पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम तब दिया जब मुखिया शैलेश ओझा खाना खाकर सोने के लिए जा रहे थे। मुखिया कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के करीबी बताए जा रहे हैं। हालांकि अपराधियों के ऊपर भी मुखिया के प्राइवेट गार्ड द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई। घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची गोपालगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर हमारे गोपालगंज संवाददाता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी ली है। चलिए आपको दिखाते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन जो बिहार में चाहे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या उनके नुमाइंदे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। मैं इस समय गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत लाजपुर गांव में मौजूद हूं, जो कि गोपालपुर थाना अंतर्गत आता है। यहाँ के जो मुखिया हैं शैलेश ओझा जी, उनके घर पे देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा बमबाजी और गोलीबारी का घटना का अंजाम दिया गया है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं है, लेकिन इस एरिया में पूरे लोग इस घटना से दहशत में है। उनके लड़का जो कि यहाँ पे मौजूद थे उस समय, जिस समय घटना हुआ, मेरे साथ हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि घटना कैसे हुई और उस घटना के समय में वे लोग कहाँ थे और उसके बाद अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही। ये बताइए, आपका क्या नाम है? गौरव जी। आप एक जो घटना हुआ है इसमें कैसे घटना हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताया जाए। रात के 9:20 हो रहा था और मैं सामने बैठा हुआ था और मेरे साथ एक गार्ड भी था वहाँ पे। और जैसे हम लोग मोबाइल पे आपस में बात कर रहे थे, तब तक यहाँ सामने पिलर पे और गेट पे बम आया और बम आने के बाद बहुत जोर से आवाज आई। कुछ देर के लिए हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या है, लेकिन गार्ड और मैं समझ गया कि क्या है। फिर उसके बाद उस गार्ड ने क्या किया, गोली चलाना उधर से भी शुरू किया। जब गार्ड ने गोली चलाया फिर वो लोग भाग निकले। जी, अपराधी कितने की संख्या में थे, कुछ बता सकते हैं आप? आपके घर के आसपास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्या क्या स्थिति है? जो स्प्लेंडर पे 4 अपराधी थे
एक के पीठ पे बैग था और उनके हाथ में पिस्टल भी था। कितना समय का घटना होगा? 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही सारा कुछ। अच्छा, पुलिस की क्या क्या भूमिका इसमें रही है? गोपालपुर पुलिस हो या गोपालगंज एसपी मनोज तिवारी हो या एसडीपीओ नरेश पासवान हो, इसमें कुछ घटना की घटना सत्याय जांच की है, क्या इसमें उनकी भूमिका? फोन हुआ थाना पे तो पुलिस आई और उसके कुछ देर बाद ही एसपी साहब आए, उसका जांच करके गए, सांत्वना दी है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, सुरक्षा की सारी गारंटी बोलने की हमारी। जी निश्चित ही गोपालगंज जो मेरी भी बात गोपालगंज एसपी मनोज तिवारी से हुई, उन्होंने बताया कि घटना जो हुआ है अज्ञात अपराधियों के द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है। अभी तक पीड़ित के द्वारा कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद जो कार्रवाई होगा, लेकिन उसके बाद भी कुल मिलाजुला के जो घटना हुई है इसमें जो भी संलिप्त होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस घटना का खुद हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अपराधी पे लगाम हुए हैं, लेकिन अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों नहीं है, कानून और पुलिस से भागकर नहीं जा सकते हैं। गोपालगंज से साधना न्यूज के लिए मैं एसके श्रीवास्तव। और औरंगाबाद के सदर अस्पताल स्थित प्रसव वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इंजेक्शन देने के नाम पर एक महिला नवजात बच्चे को लेकर भाग निकली। दरअसल रफीगंज थाना क्षेत्र के गांव बीबीपुर निवासी शीला देवी अपनी एक परिजन को प्रसव करवाने सदर अस्पताल पहुंची थी, जहां एक बच्चे ने जन्म तो जरूर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद एक अनजान महिला वहां पहुंची और उसे लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। परिजनों ने बताया कि दवा लेने वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकली थी, तभी वार्ड में एक महिला पहुंची जिसने उन्हें अस्पताल कर्मी समझा और इंजेक्शन दिलवाने के नाम पर उस नवजात महिला को सौंप दिया और जिसके बाद अज्ञात महिला बच्चे को लेकर भाग गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। बोले में पियाई है, हम पिया के फिर पहले के देखे गलवा बाकी दीदी देखे गेला। अच्छा तब गले सुई दिया वाला है विष्णु जी के। अच्छा कोची सुई दिया वाला है विष्णु जी के सुई दिया वाला है, लड़का के नाम अभी दिया। हाँ तो लेके गेला ये? हाँ ये जैसे लेके गेला ये? एक औरत है। ये तुरंत मेरे संज्ञान में ये बात आई है फील्ड में से, तो अभी हम तुरंत संज्ञान में आया है मेरे, अब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको टेस्ट करा रहे हैं कैसे हुआ, कैसे बच्चा मिल गया। कहाँ? वही बच्चा बोला ना कि नहीं बच्चा नहीं मिला, वो तो मीडिया के माध्यम से हम लोग पर एक फोटो आया था, हम लोग के पास वीडियो आया था, हमने कहा कहीं यही बच्चा तो तुम्हारा नहीं है, तो उसने बच्चा को देखकर बताया कि हाँ हमारा यही बच्चा है। एक कंफर्म कैसे कहा जा सकता है कि उसी का बच्चा है ये, क्योंकि मदार में वह मिला है मदनपुर में। अच्छा हम देखते हैं। और समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गोपालपुर के पास आज सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मिथिलेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। वो कल्याणपुर प्रखंड के पंचायत सेवक के पद पर कार्यरत थे। मिली जानकारी के अनुसार वो ड्यूटी कर कल्याणपुर से लौट रहे थे। उसी दौरान कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गोपालपुर के पास अज्ञात वाहन के टक्कर मार देने के कारण उनकी मौत हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जब तक ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो चुकी थी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। अब देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।